मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ रहे थे, चाहे वो डिस्क्रीट सिस्टम हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने दोनों चीजों को देखा, चाहे वो डिस्क्रीट सिस्टम हो या वो कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। अब इन लोग के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स होते हैं वो भी देखा है। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आज कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम लोग क्या देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेंसर फॉर्म देखेंगे, टेंसर्स देखेंगे, ठीक है। और हम लोग फिर देखेंगे कि इसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी, एसिलरेशन, मोमेंटम और उसके इफेक्ट्स, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, ये क्वेश्चन क्या बोला है, टू रिंग्स हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेशियो ऑफ दिस। रिंग्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये है, द डायमीटर इन द रेशियो इज दिस। डायमीटर भी का रेशियो भी सेम है, ठीक है। तो उनके मास का रेशियो बताओ। सी I1 अपॉन I2, इन्होंने क्या बोला है, 4:1 का। क्लियर है। ओके, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 4/1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर M1 और R2 स्क्वायर M2, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4:1, और दूसरा भी है कि M1 M2 इंटू R1 R2 का होल स्क्वायर, राइट। क्लियर है ना। और R1 R2 का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये M1 M2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, उसका भी तो रेशियो है ये। तो 4 इंटू 4 अपॉन 1 ऐसे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक फोर यहाँ से काट दो, जैसे क्योंकि ये 4:1 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 1:4। इज दिस क्लियर? क्यों? क्योंकि बेटा D1 अपॉन D2 जो है वो क्या है, 4/1 है, तो 2 तो कट ही जाएगा अपना। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, 4/1। क्लियर है ना। चलो, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दिए, इसलिए सेम रह जाएगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज रहती तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेंसर फॉर्म देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या देखेंगे, टेंसर्स देखेंगे, ठीक है। इसका क्या देखेंगे, टेंसर देखेंगे। अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं J इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा, ठीक है। सॉरी, J इज इक्वल टू तुम्हारा R क्रॉस T, या हम ये भी लिख सकते हैं J इज इक्वल टू I ओमेगा। ये तो हम लोगों ने पहले से जाना था। ये क्या है हमारा, रोटेशनल मोमेंटम, रोटेशनल मैकेनिक्स का मोमेंटम। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल मोमेंटम क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोमेंटम क्या होता है बताओ कोई, P इज इक्वल टू एम, राइट, यही होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि R जो है मेरा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्लियर है। और हमारा P जो है वो मैं बोलूं अगर pxi प्लस pyj प्लस pz के, क्लियर है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो मैं jx jy jz नहीं लिख सकती, क्या लिखूंगी, अगर मैं I ओमेगा वाले फॉर्म में लिखूं तो jx, ठीक है, jy और jz क्या हो जाएगा, ये टेंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I ओमेगा जो होता है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, I xx, I yx, I zx, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I xy, I yy और I क्या हो जाएगा बताओ, zy। I फिर क्या हो जाएगा, xz, I yz और I zz, क्लियर है। और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा x, ओमेगा y और ओमेगा z, क्लियर है ना। तो अब इसी आई एक्स एक्स को अगर हम लोग खोलें तो क्या हो जाएगा, देखो आई एक्स एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम लोग कैसे वैल्यू निकालते थे, आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, समेशन एम आई
of yi square plus zi square is equal to summation mi ri square minus xi स्क्वायर। क्लियर है ना? ये सारी चीजें हम लोग क्लास में कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फास्ट। वी आर जस्ट डूइंग द रिविजन। ओके, तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा बताओ? समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हम खोल दें तो एम आई हो जाएगा और आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर। क्लियर? फिर आई जेड क्या हो जाएगा? सेम टू सेम प्रोसीजर निभाएंगे हम लोग। एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ये हो जाएगा समेशन एम आई और आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। क्लियर है? तो आई वाई क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ, अब ये ऑड वाला ले रहे हैं, ये तो डायगोनल टर्म्स थे, ये सब क्या थे? डायगोनल टर्म्स। बाकी अब हम क्या लिखेंगे? नॉन डायगोनल टर्म्स। तो समेशन एम आई हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा, वाई आई हो जाएगा इज इक्वल टू आई ऑफ वाई एक्स। फिर आई एक्स जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस समेशन ऑफ एम आई जेड आई एक्स आई इज इक्वल टू आई ऑफ जेड एक्स। और फिर आई वाई जेड क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ समेशन एम आई वाई आई जेड आई इज इक्वल टू प्लस ऑफ आई ऑफ जेड। क्लियर है ना? ये तुम्हारे नॉन डायगोनल टर्म में कोई दिक्कत? तो ये हमारा एक ओवरऑल टेंसर बनता है एक्चुअली। नाउ सी, तुम्हारे असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स of the configuration क्लियर है? कन्फिगरेशन का डायग्राम बना रही हूँ। क्या है कि लाइक दिस वे, एक है तुम्हारे पास ऐसा, तो यहाँ पर एक मास m है जो कि 0 का है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सेंटर है, ठीक। ये क्या है तुम्हारा? 0 0 0 और ये क्या है? 0 0 L, ठीक है। और यहाँ पर जो मास है, उसके यहाँ पर एक मास है जो कि 0 माइनस L का है, और ये m है, ये 2m है। क्लियर? यहाँ पे 0 0 0 हो गया, और यहाँ पर जो है 2m है, इसका कन्वर्जन 0 0 और L दिया हुआ है। सो व्हाट आई कैन डू, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या निकालेंगे? आई ऑफ एक्स जेड निकालेंगे, जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो हमने टेंसर निकाला है। उसी तरह से आई एक्स एक्स निकालेंगे, उसी तरह से आई एक्स वाई वाई निकालेंगे, और आई जेड जेड निकालेंगे। सारी चीजें निकालेंगे। फिर ऑफ डायगोनल से, ये ऑफ डायगोनल है तो ऑफ डायगोनल में दोनों सेम आ जाएगा। आई एक्स वाई इज इक्वल टू, प्रूव भी करना है कि आपको टोटल मैट्रिक्स क्या बनेगा। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे आप एक टेंसर का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। या देखो एक और क्वेश्चन है आपका, जैसे क्या है कि ऐसे आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर? एक मास m यहाँ पर है a का, ठीक। एक मास यहाँ पर है जो कि माइनस a और a का है। एक मास यहाँ पर है जो कि आपके 2m का है और माइनस a का है। और एक मास आपका यहाँ पर दिया हुआ है a और माइनस a का है। क्लियर? ये भी 2m है। सबका जो z एक्सिस है वो 0 है। z एक्सिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल 4, ठीक है, चारों का। अब आप कैसे करोगे? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्लियर है? कैसे? आई एक्स एक्स को सॉल्व करेंगे तो समेशन एम आई और साथ में आपका क्या आ गया? वाई आई जेड आई। क्लियर है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर
प्लस तुम्हारा प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 ma², तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 6 ma²। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आई वाई वाई, तो आई वाई वाई भी 6 ma² आ जाएगा। आई जेड जेड, वो भी हमारा 6 ma² आ जाएगा। ठीक है, अब आई वाई एक्स और वाई जेड जो होगा, ये देखना हमारा 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करना, एक्स जेड इजिकल टू 0 हो जाएगा और आई वाई जेड भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और आई वाई एक्स भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे। एक ना कैलकुलेट करके, जैसे कि मैं अगर एक कैलकुलेट करूँ आपका, ठीक है, एक मैं कैलकुलेट कर दे रही हूँ, जैसे कि मानो आई वाई एक्स ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि आई एक्स वाई के बराबर होगा मैट्रिक्स के अनुसार ma² माइनस ma² प्लस 2 ma² माइनस 2 ma², होगा कि नहीं बताओ? कैंसिल, सब कैंसिल, इजिकल टू 0। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, एक तो तुम्हारे सारे डायगोनल नॉमिनल में 6 ma² के होंगे, 6 ma² के, और बाकी सब क्या हो जाएगा 0 0। क्लियर है, तो ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेंसर होगा। क्लियर है, तो इसी टाइप से निकलेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन का भी आंसर निकालने की कोशिश करना, यू कैन। ओके, नाउ सी, अगर मैं ये बोलूं कि नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस भर के आते हैं बेटा, चाहे आप आईआईटी जैम देख लो, या ये जो बी पार्ट होता है ना CSIR नेट का, उसमें भी आता है, और साथ में आपके IIT जेई वगैरह में भी आते हैं जो मेंस होते हैं। क्लियर, सो थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। इनका एक पैटर्न होता है, आप कुल मिला के 10 क्वेश्चंस कर लो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप खुद से करने लग जाओगे। क्लियर है, तो चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या है। सी, अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे सिस्टम में पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इन पार्टिकल्स को मैंने M1 M2 M3 करके नाम दिया है, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन R1 R2 R3 करके है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी V1 V2 V3 करके है। क्लियर, और मैंने बोल दिया है जो कैपिटल M है वो क्या है M1 प्लस M2 प्लस M3 करते करते, ठीक है, Mn तक। ओके, तो मैं क्या कहूंगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस m3 dr3 बाई dt। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा, mn सॉरी drn अपॉन dt। क्लियर, जाएगा कि नहीं, और टोटल क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय उसके मास से m। क्लियर है, तो क्या ये मैं ऐसे नहीं लिख सकती, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, लिख सकती हूँ ना, करते 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 mn vn लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय योर कैपिटल। तो क्या आप मुझे बता नहीं सकते कि जो ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये इंटायर जो न्यूमरेटर पार्ट है, इंटायर न्यूमरेटर पार्ट क्या है, इंटायर न्यूमरेटर पार्ट क्या है, इंटायर न्यूमरेटर पार्ट इंडिविजुअल मोमेंटम का सम है, इंडिविजुअल मोमेंटम का समेशन है, राइट, इंडिविजुअल मोमेंटम का समेशन है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि वो समेशंस मोमेंटम्स का ही आप बता सकते हो रेशियो हो गया, यानी कि अगर नोट में मैं लिखना ना चाहूँ आपको, तो आप क्या लिखोगे बताओ, यही ना लिखोगे कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ये एक रेशियो होगा, इज द रेशियो ऑफ द मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पर यूनिट मास।
पर यूनिट टोटल मास, एक्चुअली यूनिट ऑफ पर यूनिट मास लिख दो, मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। ये सबको समझ में आया ना, वेलोसिटी क्या होती है, किसकी वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, ये हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की निकाल रहे हैं। क्लियर है? अब आ जाओ इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट में क्या कहूंगी कि इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। मतलब हमने क्या कहा कि अगर देखो, मैंने सुबह भी आपको शायद आप मेरे चैनल के पोस्ट में जाओगे तो मैंने आपको इंटायरली एक डिस्टिंग्विशन बताया था कि ट्रांसलेशनल क्या मोशन क्या होता है, उसमें वेलोसिटी कैसे होती है, और एक रोटेशनल मोशन क्या होता है जिसमें वेलोसिटी क्या होती है। आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पर कैसे वेलोसिटीज चेंज कर रही है। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है या ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैसे हम इसको प्योरली रोटेशनल कहते हैं। जस्ट वॉच फॉर 1 सेकेंड मतलब, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे बताओ, इसमें अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा, m1 dv1 बाई dt, सेम प्रोसीजर जो हम उसमें किए थे, m2 dv2 बाई dt प्लस m3 dv3 बाई dt। क्लियर है ना, ऐसे ही करेंगे, करते 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 ये आपका कहाँ तक होगा, mn dvn बाई dt। क्लियर है? और डिवाइड करेंगे टोटल मास से, डिवाइड करेंगे किससे, टोटल मास से। तो ये क्या है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कह रहा है ना, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस करते 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 mn an डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो मुझे बताओ, ये जो टोटल ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो क्या कह रहा है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है इसमें सबका, तो ये इंडिविजुअल फोर्स को डिफाइन कर रहा है, नेट फोर्स को। तो हम ये कहेंगे कि ये जो टोटल न्यूमेरिकल पार्ट है, इंटायर न्यूमेरिकल, न्यूमरेटर एक्चुअली, न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है, इंटायर न्यूमरेटर पार्ट क्या कर रहा है, नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम को बोल रहा है, नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, राइट, सिस्टम के नेट फोर्स को बोल रहा है। तो मैं क्या कहूंगी इसको, कि मैं इसको बोल सकती हूँ दोनों का कॉम्बिनेशन में, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा, कहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो रेशियो है नेट फोर्स पर यूनिट मास। तो अब हम फाइनली एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्लस नेट इंटरनल फोर्स, नेट इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, राइट, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, राइट। सो आई कैन राइट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस विच इज अ टोटल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, क्या नोट करना है बताओ, यहाँ पे ये नोट करना है कि देखो कोई भी इंटरनली काम कर रहा है तो वो उसका इंटरनल का रिएक्शन और एक्शन दोनों ही वहीं पे मौजूद होगा, इंटरनल में ही मौजूद होगा। और वेक्टर सम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इंटरनल फोर्स जो हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्या मैं इसको लिखूं, ठीक है, चलो लिखते हैं, सिंस योर एक्शंस एंड रिएक्शंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस, ठीक है, both of an internal force must within the system, ठीक है, must within the system। तो इससे क्या हो जाएगा, वेक्टर समेशन, वेक्टर समेशन इसका वेक्टर समेशन हो जाएगा इस टोटल का, will cancel all the internal forces, ठीक है, all the internal forces। therefore क्या हो जाएगा कि नेट इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा, नेट इंटरनल फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस कंक्लूजन से मैंने ACM क्या निकाला,
ACM जब इंटरनल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा पर यूनिट मास के। क्लियर है ना। तो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स वो क्या हो जाएगा, मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हमारा रिलेशन वहां से ही है, क्लास 11 से ही हम ये रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी, क्या कि जब ये कोई भी चीज कांस्टेंट हो जाए या इनमें से कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट रहे तो क्या होगा। क्लियर है, तो क्या होगा, जैसे कि मानो सबसे पहला केस वन नोट करना है, ये आपको नोटिंग पॉइंट है। पहला क्या बोलेंगे कि अगर मान लो कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, मतलब जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है। क्लियर है। सो आई विल से दैट इफ देयर इज no external force is acting on the system of particles, क्लियर है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी तो निकाला रिलेशन, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। अब जब ये ही कांस्टेंट क्वांटिटी हो जा रही है तो ये क्या इंप्लाइज करेगी कि भैया टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इंप्लाइज दैट टोटल मोमेंटम of the system क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। इतना समझ में आया ना, इतना तो क्लियर है। अब यही चीज क्या प्रिंसिपल को डिनाइट करे कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, ये क्या कर रही है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल रही है। कब बोल रही है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ये क्या कर रही है, लीड्स टू conservation of momentum principle। ठीक है, principle when external force is not present, when external force is not present। ठीक है, क्लियर है ना, या एब्सेंट, जो भी लिखना चाहो। इतना क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक और चीज इसमें हमें आपको नोट करवानी है, तो इसका मतलब उससे हम लोग ने कौन किया कि एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट बीसीएम जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। कैसे आएगा, ये हम लोग ने पहले वाले क्लास में देख लिया। तो हम लिख सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा केस देख रहे हैं, जब मोमेंट सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का रेस्ट पर है, ऑफ सिस्टम इज एट रेस्ट। क्लियर है, जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो किस पर है, रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर है तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ भाई, अगर ये रेस्ट पर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि मैंने कहा कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, क्लियर, और हमारा VCM भी जीरो पर है, इसका रेस्ट का मतलब तो यही हुआ ना। तो सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, रेस्ट पर हो जाएगा। कैसे रेस्ट पर ला सकते हैं, ठीक है। अब जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम और ये आपका नॉन जीरो मोमेंटम, क्लियर, इसको हम लोग एक्चुअली क्रिएट कर कैसे सकते हैं। अगर मानो इंडिविजुअल इसका देखो यहाँ पे हमें ये मतलब नहीं है, हमने यहाँ पे नेट का बोला है, मतलब इंटायर सिस्टम में हमने बोला है कि ये जीरो है। जरूरी थोड़ा ना कि हर एक पार्टिकल्स का जो सिस्टम कंसिस्ट कर रहे हैं सबका मोमेंटम जीरो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जीरो। अब वो जीरो हो भी सकते हैं, वो जीरो नहीं भी हो सकते, लेकिन जब हम टोटल एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन, तो वो जो इंटायर क्वांटिटी है वो जीरो आ रही है हमारी। क्लियर है, ये अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो होगा, इंडिविजुअल
visual components of the system. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम में मूव भी कर सकता है एंड हैव नो जीरो एंड हैव नॉन जीरो. ठीक है, मूव भी कर सकता है और नॉन जीरो कंपोनेंट भी हो सकता है मोमेंटम. ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल फोर्सेस. क्लियर है? तो लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? इंटरनल ही होंगी, ये जरूरी है. बट द नेट मोमेंटम इज net momentum of the system is zero. इतना क्लियर होना चाहिए. ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं. आगे मैंने आपको ये कहने के लिए बोला कि इसको हम कर कैसे सकते हैं. या तो हम सभी पार्टिकल्स को सिस्टम को जीरो कर दें, या तो हम ये कह दें कि नेट मोमेंटम जीरो है. इस जो ऊपर वाला थॉट बताया, इसका दो ही कंक्लूजन है. या तो सारे पार्टिकल्स जीरो पर हो जाए, या तो उसका नेट मोमेंटम जीरो हो जाए. यानी कि मैंने कब कहा कि सेंटर ऑफ मास कैसे रेस्ट पर आ सकता है. एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो सीएम जीरो होगा. सीएम को जीरो करना है तो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मास जीरो पर आ जाएगा. क्लियर है? सेकेंड पेज पे चलते हैं. केस टू थोड़ा सा अलग है. देखो, केस टू में हम क्या कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज मूविंग with acceleration. अब ये कैसे कर सकते हैं भाई? ये कैसे कर सकते हैं? ये हम ऐसे कर सकते हैं. जैसे मानो कि एक मैंने कोई पत्थर थ्रो किया या कुछ भी थ्रो किया, तो वो कैसे हो जाएगा? एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह हो जाएगा. यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स भी प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ मास जो होगी वो कंटिन्यूस करेगी अपने ओरिजिनल मोशन को. किसमें? इस एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करेगा, और चाहे कैसा भी उसका इंटरनल फोर्स हो, कोई मायने नहीं रखता, ये एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पर एक्ट जरूर करेगा. यानी व्हाट आई मीन टू से, if an your external force is present, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? प्रेजेंट है. then center of mass continues to its original motion as if the external force is acting on it. Clear है? Irrespective to the internal force. क्लियर? इरेस्पेक्टिव द इंटरनल फोर्स. अब इसका एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं. पहले हम तो सबसे इजी वाला क्या है आपका? प्रोजेक्टाइल. एग्जांपल 1 अगर मैं बोलूं, प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर है? अब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कर सकते हैं बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मानो अगर मेरा ये है, मैंने यहाँ से कुछ थ्रो किया, तो ये थ्रो ऐसे करके जाके पड़ेगा. यानी हर एक पॉइंट पर थ्रो मेरा ऐसे जाएगा ना, हर एक पॉइंट पर थ्रो मेरा कुछ ऐसे जाएगा. राइट? कुछ ऐसे जाएगा, हिट करेगा. मानो ये मैक्सिमम हाइट जो तुम्हारी है वो h को रीच किया, और ये पार्ट किया है टोटल तुम्हारा r है, रेंज. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोशन जो है, जो हमारे स्टोन बोलो, किसी चीज का बोलो, कॉम्प्लिकेटेड है. मोशन तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कैसा है? वो एक पैराबोलिक पाथ को कर्व कर रहा है. ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी? द मोशन ऑफ द स्टोन. मान लेते हैं मैंने यहाँ पे स्टोन थ्रो किया है. मोशन ऑफ द स्टोन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उसके भीतर के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. वेरी कॉम्प्लिकेटेड, but the center of mass moving in a parabolic path.
पैराबोलिक पाथ, ठीक है इसमें, ठीक है। तो हम जो है HCOM कैसे करेंगे, HCOM वो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये तो फॉर्मूला हम लोग रखते ही है। और दूसरा हो जाएगा r ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, यही तो हम लोग देखते हैं, यही तो हम लोग आप लोग याद करते हैं आर क्लास 11 से। और t जो होगा वो क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, राइट, t हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। सो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में हम लोग एक इजीएस्ट का पाथ को फाइंड आउट किए हैं। अब देखो दूसरा मैं बोलूंगी आपका सर्कुलर मोशन, इसमें आपका सर्कुलर मोशन भी आएगा, सर्कुलर मोशन। अब देखो ये कैसे आया, देखो इसके एग्जांपल्स तुम लोग देखते चलो, डोंट वरी अबाउट द एग्जांपल। मान लेते हैं कि हमने कोई रॉड को क्या किया है, एक रॉड को हैंग आउट किया है और ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, हैंग आउट तो कर दिया पर ये रोटेट कर रहा है। अब कैसे इसका डायग्राम बनेगा, सी अगर मैंने यहाँ पे इसको हैंग आउट कर दिया है और इसको ऐसे करके छोड़ा है, यानी कि अगर मैं दूसरे कलर से शो करूं तो मैंने बोला है इसको मैंने ऐसे करके छोड़ा है। तो मान लो मैं ये दो पॉइंट्स को देख रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक को अगर मैं वॉच करूँ तो मैं क्या देखूंगी, एक तो मैंने इसको इस गति से छोड़ दिया, यानी कि ओमेगा से छोड़ दिया, क्लियर है। इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर एक मानो मैंने इसको जस्ट एक्सिस लिया है, छोड़ा यहाँ पर है मानो, ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा तो इसकी ऑब्वियस ही बात है mg यहाँ पर काम करेगा, लेकिन ये यहाँ पर ठहरेगा तो है नहीं, ये कर्व को मूव करेगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसकी mg तो यही रहेगी, नीचे ही रहेगी, ठीक है। फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसकी mg तो यहीं पर लगेगी, और फिर वो वापस इस तरफ पे अगर आया तो इसकी भी mg क्या रहेगी, यहीं पर रहेगी। लेकिन देखो सबके पास अपनी एक फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पर सेंटर पर लगेगी इसको, इसकी भी फोर्स ये एक एंगल जो बना रही है उसके तरफ लगेगी, जो कि इसके सेंटर की तरफ डिनोट करेगी, इसके सेंटर की तरफ, फिर ये भी इसके सेंटर की तरफ डिनोट करेगी और ये भी इसके सेंटर की तरफ। तो ऑल दीज थिंग्स आर योर FC, ठीक है। और ये FC क्या होगा बताओ, कोई मुझे बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, ये क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो एवरी टाइम वी सी समथिंग डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पर हम ये सेंट्रीपिटल फोर्स FC क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर बाई RCOM। RCOM क्या है, जो तुम्हारा जो R है, ये R जो ये तुम्हारी जो रेंज यहाँ पे कवर हो रही है RCOM, क्लियर। ये सेंटर ऑफ मास का है, किसका है ये, सेंटर ऑफ मास का। तो अगर इस मोशन को तुम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बताओ, इसको इस कहानी को जो मैंने पूरा बताया है इसको क्या मैं लिख के दूं या आप खुद से लिख लोगे, बताओ लिख लोगे। देखो क्या लिखे हम, अब मैंने बोला कि अ रॉड इज हिंज, ठीक है, यहाँ पर एट द एंड, ठीक है, और रोटेट्स कर रही है, रोटेट्स देन इट्स सेंटर ऑफ मास, क्लियर है। और परफॉर्म क्या कर रही है, परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सी चीज काम करेगी, द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये, FC required in the circular motion, clear, is assumed to acting on center of mass, क्लियर है ना, इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है दोनों एग्जाम्पल्स में, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, सो दैट आपको थोड़ा सा इजी होगा। सी now this question is a little bit interesting, क्या बोला है कि a projectile is fired at the speed of this at an angle of this above the horizontal, ठीक है भैया, एक प्रोजेक्टाइल है कि जो कि ऐसे करके थ्रो किया गया है, क्लियर। एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर इसने 2 पीस में ब्रेक हो गया, जहां पर मास रेशियो है 3:1 का,
द स्मॉलर इज कम रेस्ट, ये वाला तो रेस्ट हो गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हेवियर पार्टिकल पीस लैंड्स, मतलब हेवियर कहाँ पर लैंड करेगा, बताओ भाई हेवियर कहाँ पर लैंड करेगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये बस और बस कैसे निकल सकता है, आपके सेंटर ऑफ मास वाले सिचुएशन से, कंसेप्ट से ही निकल सकता है। कैसे निकालोगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज। तो द रेंज ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल, ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल क्या होगा, रेंज ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा XCOM लिखेंगे। तो ये अभी लिखा था आपको फॉर्मूला 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁴ × 3/5 × 4/5, ये आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अपॉन 10, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या आ गया बताओ, ये 4 है तो कैलकुलेट करो, 5 5 25, 25 में ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁴, ठीक है। तो नीचे तुम्हारा 10 है, क्लियर, ये सारी चीजें कैंसिल होकर कितनी आएगी, कैलकुलेट करना, 960 आएगा, क्लियर है। जैसे जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना, 1 10 तो चला जाएगा, 2⁵ 2000 बचेगा, और 2000 यहाँ पर तुम्हारा कितना बचा 25, तो काटोगे उसको, क्लियर। तो अब देखो ये डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पर तुम्हारा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो ये हो गया 4 और ये हो गई इतनी तुम्हारी डिस्टेंस, एक तो यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगी, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और यहाँ पर तुम्हारा ये चीज आगे पटकेगी, तो ये हो गया ऐसे एम, क्लियर हो गया, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है दिमाग में आपके। अब देखो ये क्या होगा, अब हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास जो हिट करेगा, अब वो पोजीशन क्या कैसे करेगी, द सेंटर ऑफ मास विल हिट ग्राउंड एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन, क्लियर है इतना, ये तो पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो स्मॉलर बॉक्स होगी वो आफ्टर सम टाइम रेस्ट पर आएगी ब्रेकिंग के बाद, अब फॉल डाउन क्या करेगी, वर्टिकली फॉल डाउन करेगी ना, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जो छोटी वाली होगी वो तो ऊपर जाके तो ब्रेक कर ली हाईएस्ट पीक पॉइंट पर, हाईएस्ट पीक पॉइंट पर ब्रेक करेगी, और थोड़ी देर बाद वो क्या आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी, हिट करेगी, वर्टिकली डाउन गिरेगी, टुजुम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एज द स्मॉलर ब्लॉक, ठीक है, comes to rest, comes to rest, ठीक है, after breaking it falls down vertically, falls down vertically, क्लियर है, और क्या करेगी, and hits the ground at half of the range, ठीक है, क्या होगा, यानी कि हाफ ऑफ द रेंज पर हिट करेगी, यानी एट इज x इज इक्वल टू 480 पर, क्लियर है, 480 पर हिट करेगी, इतना क्लियर होगा। अब हम खोजेंगे हेवियर ब्लॉक के बारे में, तो हेवियर ब्लॉक के बारे में कैसे खोजें, तो मैंने बोला कि अगर मान लो हेवियर ब्लॉक x2 पर स्ट्राइक कर रही है, तो इफ द हेवियर ब्लॉक hits the ground at x2, ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्या है निकालना, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दोनों का मास, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, हमें तो 960 पता ही है, हमें मास पता है कि एक इतने पर कर रही है और दूसरा इतने मास का है, ये इतने पर कर रही है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 3m, क्योंकि मास रेशियो तो दिया हुआ है 1:3 का है, तो इससे तुम नहीं निकाल सकते, 480 हो जाएगा, यहाँ पर सारे m कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा 4, ठीक है,
और इधर बचेगा, नीचे बचेगा 4, उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा, x2 बताओ, 960 इंटू तुम्हारा हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4 और इधर के सारे m कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा तुम्हारा बताओ, सॉरी मैं इसी को सॉल्व कर रही हूँ, इधर बचेगा 480 प्लस 3m। ठीक है, क्लियर है ना। चलो सो नाउ आप इसको इधर माइनस लेकर 960 और 4 माइनस 480 इज इक्वल टू 3m। क्लियर है, तो दिस इम्प्लॉइज दैट क्या हो जाएगा बताओ, ये देखना तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1120। देखो थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है ना, इतना किसी को दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब हम इसी टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन या सारी चीजों को सेंटर ऑफ मास से रिलेट करते हैं। अब देखो इसने क्या बोला है, अ मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास m। ठीक है, केप्ट इन अ स्मूथ आइस। ओके, चलो भाई, एक इंसान को हम लोग, एक प्लेटफॉर्म है ये, इस पर एक स्मूथ आइस रखा है और उस पर खड़ा किया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म विद रिलेटिव वेलोसिटी v। if the man starts moving on a platform with a relative velocity v। अब ठीक है भैया, रिलेटिव वेलोसिटी v पर मूव कर रहा है, हाँ, रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का भी रिलेटिव है टू द आइस, व्हाट इज द वेलोसिटी रिलेटिव टू द आइस डज द प्लेटफॉर्म रिकॉइल। अच्छा, प्लेटफॉर्म रिकॉइल किस वेलोसिटी पर। सो अब हम क्या कर सकते हैं, सी, अगर मैं बोलूं कि ये v है जिससे रिलेटिवली, और तो इसका प्लेटफॉर्म कैसे होगा, रिकॉइल करेगा, ठीक है, करेगा ना। तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ पर हम लोग को दो चीज कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटीज की बात की गई है। क्लियर है, तो कैसे करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बोलूंगी एक ऐसी सिचुएशन देखो जहां पर मैन जो है एक मूव कर रहा है ओमेगा से या डब्ल्यू से, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो आई विल राइट सपोज certainly according to figure, according to the figure, ठीक है, man moves at a speed 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 w। ठीक है, और ये क्या है, टूवर्ड्स किस तरफ मूव कर रही है, टूवर्ड्स राइट। ओके, और द प्लेटफॉर्म जो है रिकॉइल कर रहा है स्पीड v से, एंड द प्लेटफॉर्म recoils speed v। क्लियर है, अब दोनों के रिलेटिव किसके हैं, बोथ आर द रिलेटिव टू द आइज, बोथ आर रिलेटिव टू द आइज। क्लियर, दोनों आइज के रिलेटिव करें, तो अब स्पीड ऑफ द मैन रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ द मैन relative to the platform, relative to the platform क्या हो जाएगा बताओ, दोनों का समेशन हो जाएगा v प्लस वी डब्ल्यू, राइट। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बताओ, v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू v। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि ओमेगा जो है वो v माइनस वी का हो जाए। क्लियर है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम प्लेटफॉर्म को एक कंसिडरेशन कर सकते हैं। क्या कंसिडरेशन कर सकते, मान लो कि मैंने जो मैन है और प्लेटफॉर्म को एक ही सिस्टम में कंसिडर किया, तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग द प्लेटफॉर्म एंड मैन। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, मैन और प्लेटफॉर्म को हम एक ही सिस्टम में कर रहे हैं, टू बी द सिस्टम। क्लियर है, और इस पर क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, एंड देयर
is no external horizontal force on the system. ठीक है, इस क्वेश्चन को जब आप करोगे खुद से एक बार लिख के ना, तब आपको इजीली हो जाएगा. तो अब लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट हो जाएगा. तो इनिशियल बोथ द मैन एंड प्लेटफॉर्म वर एट रेस्ट. इनिशियल पर तो दोनों ही रेस्ट थे. इनिशियल पॉइंट both man and platform are at rest. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू एम वी माइनस एम ओमेगा. तो एम वी क्या हो जाएगा? एम वी माइनस वी. दिस इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम प्लस एम. क्लियर है ना? ये आपका आंसर हो गया. कैसे निकाला? ये आपको एक बार जब पूरा लिख लोगे ना तो इजीली क्लियर हो जाएगा. सो टुमारो वी विल डू सम मोर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और फिर हम लोग क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करेंगे और भी सारी चीजें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स वगैरह, सबको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ही रखेंगे. क्लियर है? चलो